बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज जो एसएलओ हम कवर करेंगे वो है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। हम साइंटिफिक मेथड डिटेल से पढ़ेंगे और उसके जो स्टेप्स हैं उन्हें डिस्क्राइब करेंगे। कौन कौन से स्टेप्स हैं? रिकॉग्निशन है, ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स और फाइनली आपके पास रिजल्ट। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 6 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें मिला के ये एसएलओ बनाया गया है। 6 डिफरेंट टॉपिक्स का मतलब है कि ये आपके पास असल में एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है। छोटे छोटे टॉपिक्स को, शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के एक कंप्लीट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। नॉलेज जो इस एसएलओ से हमने लिया है उसका नाम द साइंटिफिक मेथड इन बायोलॉजी। साइंटिफिक मेथड क्या है, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है, यूज्ड बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो है जब वो किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनका जो मेथड होता है, जो अप्रोच होती है, वो एक सिस्टमैटिक होती है। रैंडमली नहीं होता कि साइंटिस्ट जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को या किसी भी टॉपिक को कहीं से भी रैंडमली स्टार्ट कर लेगा। वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। उसकी अहमियत जो है वो ये है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो चीजें जो है वो लॉजिकली चल रही होती हैं, कोई चीज आपसे मिस नहीं होती। आपकी जो कंक्लूजन्स निकलती हैं, रिजल्ट्स निकलते हैं, वो सही होते हैं। इसलिए हमें साइंटिफिक अप्रोच लेनी पड़ती है, ठीक है। और साइंटिस्ट इसमें क्या करते हैं? टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। साइंटिफिक मेथड से नेचर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है। क्यों जरूरत पड़ी साइंटिफिक मेथड की? साइंटिफिक मेथड की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपके पास बायो में अगर आप देखो तो आपके पास जो इसका स्कोप है वो बहुत बड़ा है। एक तरफ आपके पास सिंगल सेल है, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आपके पास एक कंप्लीट इकोसिस्टम मौजूद है, ठीक है। एक तरफ आपके पास सेल है और दूसरी तरफ कंप्लीट इकोसिस्टम मौजूद है। अब ये इतना बड़ा ब्रॉड लेवल है कि जब आप इसे पढ़ोगे तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए हमें किसी मेथड की जरूरत है। ऐसा मेथड जो इतने बड़े लेवल पे जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इस मेथड को आप साइंटिफिक मेथड कहते हो। अब साइंटिफिक मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं लिविंग सिस्टम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो आप इस साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजिकल मेथड का नाम भी देते हो। बायोलॉजिकल मेथड जो है ये साइंटिफिक मेथड ही है, या साइंटिफिक मेथड ही जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होता है तो ये बायोलॉजिकल मेथड बन जाता है, ठीक है। करता क्या है साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड हमें एक ढांचा प्रोवाइड करेगा, यानी एक फ्रेमवर्क देगा। हम इस फ्रेमवर्क को जब फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी सराउंडिंग में जो भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, तो हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस फ्रेमवर्क में पहला काम जो एक साइंटिस्ट करेगा वो ये कि वो अपने सराउंडिंग में किसी ऐसे फिनोमेना को स्टडी करेगा जो वो अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। वो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ऑब्जर्व करेगा कि जो फिनोमेना हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है, क्या फैक्टर्स जो हैं इसको इफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जब वो अपनी ऑब्जर्वेशंस करेगा तो वो उन ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिकली लिखेगा। जब वो उसको लिखेगा तो हम कहेंगे कि वो हाइपोथेसिस बना रहा है। ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के दौरान जो जो चीजें उसने नोटिस की उसे उसने लिख लिया, हमने कहा ये हाइपोथेसिस बन गया। हाइपोथेसिस बनाने के एक से ज्यादा मेथड्स हैं। साइंटिस्ट जो ज्यादा कॉमन मेथड यूज करते हैं वो डिडक्शन है। हम डिडक्शन से हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है?
जो चीज हमने ऑब्जर्व की उसे थ्योरेटिकली लॉजिकली लिख लिया अपने पास। अब हाइपोथेसिस में आपने जो कुछ भी अपनी ऑब्जर्वेशन से लिखा है, अब आप इसे एक्सपेरिमेंटली चेक करना चाहते हो। अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस बनाया था इससे एक्सपेरिमेंट्स करोगे और आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या नलिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और आपको फाइंडिंग्स जो है वो रिजल्ट से पता लगेंगी। रिजल्ट जो है वो आपको एक्सपेरिमेंट्स के फाइंडिंग्स देगा, जिससे हम ये चीज प्रूव करेंगे कि हमने ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस बनाया था वो हाइपोथेसिस सही था या गलत था। ये एक एक स्टेप हम अभी डिटेल करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको एक समरी दी है, जब आप डिटेल पढ़ोगे आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इंपॉर्टेंस क्या है साइंटिफिक मेथड की? साइंटिफिक मेथड की इंपॉर्टेंस ये है कि हम इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जब भी डिस्कवरीज करते हैं आपके पास, अगर तो वो एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं तो वहां पे आप देखोगे कि साइंटिफिक मेथड यूज होता है। ये जुमला मैंने इसलिए बोला है कि साइंस में, बायो में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी डिस्कवरीज एक्सीडेंटल होती हैं। हम कर कुछ और रहे होते हैं, डिस्कवर किसी और चीज को कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां तो नहीं, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चलते आ रहे हो तो आप साइंटिफिक मेथड से भी बहुत सी डिस्कवरीज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वैक्सीन की डेवलपमेंट ले लो। ठीक है, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया था और अब करेंगे भी। अब डीएनए का स्ट्रक्चर हो या किसी डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करना हो, जैसे अभी हमारे सोसाइटी में कोविड-19 बहुत ज्यादा था तो उसके अगेंस्ट आप लोगों ने देखा वैक्सीन डेवलप की गई। अब जब वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस किया जा रहा था तो वो रैंडमली नहीं था, उसको एक प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करके चले थे। सोसाइटी के अंदर देखा गया था कि कोविड-19 जो है वो किस कम्युनिटी में ज्यादा होता है, किस एज के लोगों में ज्यादा होता है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये तमाम ऑब्जर्वेशंस थी जहां से हाइपोथेसिस और ऑनवर्ड एक्सपेरिमेंट करते हुए वैक्सीन बनाई गई थी। ठीक है, तो आप बहुत सारी डिस्कवरीज करते हैं, नई चीजें बनाते हैं साइंटिफिक मेथड के थ्रू। कैसे? जो साइंटिस्ट हैं वो कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फाइंडिंग्स, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। ठीक है, वैक्सीन बनाने का भी अगर काम है तो ये किसी एक बायोफील्ड का साइंटिस्ट नहीं कर सकता। इसमें आप देखोगे कि अगर आप वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हो तो वायरस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको बायोकेमिस्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों की जरूरत पड़ रही है। इसी तरह आपके पास वैक्सीन बनाते वक्त बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट जब वैक्सीन बना रहे हैं तो वो जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट किसी फिजिसिस्ट ने बना के दिए, इंजीनियर ने बना के दिए। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं साइंटिफिक मेथड के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, ताकि वो अपनी जो डिस्कवरी कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व कर सकें। हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो हमारे पास डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर जो है हम कहते हैं ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, एक ऐसी चीज है जिसे हम अभी समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने लेवल पे बात करते हैं, हम इसको समझ रहे हैं और हम इस बीमारी का हल निकालना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अभी स्टार्ट के अंदर अगर किसी जगह पे डेंगू वायरस हो गया है तो इसको फैलने से कैसे रोका जाए, ये हमारा मसला है। ठीक है, जब हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो डेंगू फीवर है ना ये डेंगू वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, और डेंगू वायरस को ह्यूमन बॉडी में जो चीज ट्रांसफर कर रही है वो एक मॉस्किटो है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। ये एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एडिस एजिप्टी फीमेल मॉस्किटो जो है ये वायरस को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करती है और इसके नतीजे में हम देखते हैं जो पेशेंट है उसके अंदर कुछ इलामात आती है, जैसे उसे बुखार होता है, सर दर्द होता है, जिस्म में दर्द होती है। अब ये चीज हम अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व कर रहे हैं जो डेंगू फीवर की वजह से हो रही है। हम अब
साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हुए इस मसले का हल निकालते हैं। पहला जो आपके पास स्टेप है, जो अभी बता के आया हूं, वो है रिकॉग्निशन। सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो रिकॉग्निशन का आता है, और इसमें हम एक ही काम करते हैं। जो भी हमारी सराउंडिंग में फिनोमेना है, मसला है, प्रॉब्लम है, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्या चीज है जो हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। जब आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हो ना, तो आप सबसे पहले देखते हो कि वो जो चीज है वो आपके अंदर तजस्सुस पैदा करती है, ठीक है। आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, आपके सामने एक मसला आया, कोई प्रोसेस हुआ, आपने उसको नोटिस किया और आपको समझ नहीं आई। आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं इसको समझूं, इसको आइडेंटिफाई करूं। जैसा कि हमारे केस में डेंगू फीवर है, एक ऐसा मसला हमारे सामने आया जिससे हम बचना चाह रहे हैं, और हम देखना चाहते हैं कि क्या करें ऐसा कि हम इस बीमारी से, इस मसले से बच सकें, ठीक है। और हमने नोटिस किया रिकॉग्निशन के दौरान कि जब भी कम्युनिटी में, ठीक है, जब भी हमारे मुआशरे में, कम्युनिटी में किसी भी इंसान को मॉस्किटो बाइट करता है ना, तो उसको डेंगू फीवर हो जाता है। यानी अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में कहूं, हमने नोटिस किया कि जो डेंगू फीवर के पेशेंट्स है ना, इन्हें डेंगू तब हुआ था जब इन्हें मॉस्किटो ने बाइट किया था, उसके बाद इनमें ये सिम्टम्स आना शुरू हुई थी, बुखार हुआ था। ये हमारा मसला है, रिकॉग्निशन है हमारी। और हम कुछ क्वेश्चन रेज करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हमारे जहन में आएंगे। रिकॉग्निशन जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है साइंटिफिक मेथड में। रिकॉग्निशन की इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हो और उस पर रिसर्च स्टार्ट करते हो, तो रिसर्च कहां से स्टार्ट करनी है ये आपको रिकॉग्निशन के स्टेप से पता लगता है। जब आप मसले को पहचान लेते हो तो आपकी रिसर्च का सारा फोकस एक जगह हो जाता है। आप रैंडमली कहीं पे हाथ पांव नहीं हिला रहे होते या रैंडम रिसर्च नहीं कर रहे होते, ठीक है। और इससे जो रिसर्चर्स हैं वो उस मसले की तरफ अपनी तवज्जो बढ़ा देते हैं। पहले हो सकता है किसी एक आदमी ने नोटिस किया हो, लेकिन जब वो नोटिस करके इसको साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड करता है, तो अब और बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इस काम के पीछे लग जाते हैं। जितने ज्यादा साइंटिस्ट इस काम के पीछे लगेंगे, आप लोग देखोगे आपके पास उतनी बेहतर फाइंडिंग्स आएंगी। जब आपने मसले को पहचान लिया, अब आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के दौरान आप सेकंड स्टेप को यूज करोगे, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बच्चों, नेट का इशू तो नहीं आ रहा? क्लास क्यों डिसअपियर हो गई है? नूर, आपको मेरी वॉइस क्लियर है, कंटिन्यूस है? अनीक, आप भी? नूर को ओके है? ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, ये आपके पास सेकंड स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। इसमें हम डेटा, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। किस चीज से मुताल्लिक? वो जो प्रॉब्लम है हमारा, जिस मसले को हम डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं, हम उससे मुताल्लिक इंफॉर्मेशन, मालूमात इकट्ठी करते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास कुदरत ने 5 सेंसेस दिए हैं। हम इन सेंसेस की मदद से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। और वो सेंसेस कौन कौन से हैं? छोटे ग्रेड्स में हम पढ़ते हैं टच, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल और साइट। ये वो सेंसेस हैं हमारे जिसकी मदद से हम किसी भी मसले से रिलेटेड अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। हम अपनी एग्जांपल पे आते हैं। लेट्स से अगर डेंगू वायरस हो रहा है और हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? एक बायोलॉजिस्ट जो है वो जब डेंगू पेशेंट्स को ऑब्जर्व करेगा ना, तो उसे कुछ उसमें सिम्टम्स नजर आएंगी। वो सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? वो देखेगा कि पेशेंट को फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, पेशेंट में सर दर्द बहुत ज्यादा है, रैशनेस है, उसके अंदर सुर्ख धब्बे नजर आते हैं, स्किन रेड हो रही है कुछ जगहों से, ज्वाइंट्स में पेन हो रही है, और बाद सीवियर केसेस में हम देखते हैं उनमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है जो आपने अपने सेंसेस से की है, देख के आपने, टच करके आपने इसको महसूस किया। अगला स्टेप हमारा आएगा कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं
ये कितनी तरह की है? जब आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं अपने सेंसेस से तो आपको मालूम होता है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये आपको किसी भी चीज की क्वालिटी के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो उसकी खसूसियात हैं उसके बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी चीज का कलर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये इसकी क्वालिटी है, ये उसकी खसूसियत है। शेप क्या है, टेक्सचर क्या है, बिहेवियर क्या है, ये वो तमाम चीजें हैं जिन्हें आप अपने सेंसेस की मदद से ऑब्जर्व कर रहे हो और ये उसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हाईलाइट कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को देखें तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में यह खास बात है कि आप इसमें जिस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हो। ठीक है, जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसकी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। जरा गौर से देखो, ऊपर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम मेजर नहीं कर रहे थे। आप किसी भी चीज के कलर को मेजर नहीं कर सकते, आप शेप को मेजर नहीं कर सकते हो, बिहेवियर को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को, वेट को, टेम्परेचर को मेजर करके बता सकते हो कि डिजीज से पहले टेम्परेचर क्या है, बाद में टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अगर उसकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है तो उसका वेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है डिजीज की वजह से। ये आपके पास आती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना, दे आर मोर रिलायबल। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों की बहुत अहमियत है, लेकिन अगर आपने अपनी फाइंडिंग्स को, रिजल्ट्स को, एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करना है तो हम ज्यादा रिलाय करते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस पे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल है। क्या चीज इन्हें ज्यादा रिलायबल बनाती है? इसमें हम नंबर्स यूज करते हैं। देखो, आपके पास जो नॉर्मल पर्सन है, मैं कहता हूं उसका टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डेंगू फीवर में उसका टेम्परेचर बढ़ के लेट्स से एग्जांपल के तौर पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, तो अब ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है जिसे मैंने नंबर्स में लिख दिया है, क्या ये आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि कितना चेंज आया है? तो आपके पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ना, इनमें चूंकि हम नंबर्स यूज करते हैं मेजर करने के लिए, तो इनकी जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज्यादा रिलायबल आती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे केस में क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? लेट्स से आप डेंगू पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं और आपको पता लगता है उसकी स्किन पे जगह जगह रेड रैशेस हैं, जगह उसकी जो स्किन है कई जगहों से वो सुर्ख हुई हुई है। ये जो रेडनेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आप असल में उस पेशेंट में क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। आप इसे मेजर नहीं कर सकते ये कितनी रेड है। हां, अब अगर पेशेंट में टेम्परेचर हुआ है, फीवर हुआ है, तो आप देखोगे कि जो पेशेंट का टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज कर गया। कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है, ये आपके पास एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसे आप मेजर कर सकते हो और मेजर करके आप एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हो कि बुखार से पहले का टेम्परेचर कितना था और बाद में कितना टेम्परेचर हो गया। हां जी, बिहार नेट का इशू आ रहा था। यस सर, अभी भी आ रहा है या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? अभी भी आ रहे हैं? कैमरा बंद करके सुनो, ठीक है? नेट का अगर इश्यू आ रहा है तो कैमरा बंद करके सुनो। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है ना बच्चों, ये है हाइपोथेसिस। हमने दो स्टेप्स कर लिए, मसला हमने पहचान लिया, उससे रिलेटेड हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस भी कर ली। अब हम हाइपोथेसिस बनाने जा रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस हम कहते हैं, मैं पहले आपको आसान अल्फाज में समझा दूं, मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है ना
किसी भी मसले से मुतल्लिक, जब मैं इसको लिखूंगा ना कि यह मसला हो रहा है और शायद इस वजह से हो रहा है, ठीक है, मैं लिखूंगा कि यह प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है और उसकी वजह यह हो सकती है। तो यह आपका वो हाइपोथेसिस है जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो चीज मुझे नजर आई, महसूस हुई, मैंने समझा कि उसकी वजह यह हो सकती है, मैंने लिख दिया। अभी मैंने उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया, मुझे नहीं पता कि यह बात सही है या गलत है। आगे जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो ऐन मुमकिन है यह चीज सही साबित हो और ऐन मुमकिन है यह चीज गलत साबित हो जाए। ठीक है, तो डिफाइन हम करते हैं कि हाइपोथेसिस जो है इट इज लॉजिकल एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। ये मसले की कॉज क्या है, वजह क्या है, उससे मुतल्लिक हमें इंफॉर्मेशन देती है। हाइपोथेसिस का काम है जो भी प्रॉब्लम आप स्टडी कर रहे हो उसके पीछे वजह क्या है, उस वजह को जब आप एक लॉजिकल स्टेटमेंट की शक्ल दे देते हो तो ये आपके पास हाइपोथेसिस बनता है। और आपको उस वजह का कैसे पता लगता है? जो वजह है हमें वो अपनी या तो ऑब्जर्वेशन से मालूम होती है या फिर हमारे पास पहले से ही उस पर नॉलेज होता है। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं एलैबोरेट करूं, मेरे पास डेंगू फीवर का केस आया मुआशरे में, सोसाइटी में। एक तो मैंने खुद ऑब्जर्वेशंस की और उन ऑब्जर्वेशन से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे मैंने ये अखज किया कि जब जब मॉस्किटो बाइट कर रहे हैं जो पेशेंट है उसमें डेंगू वायरस हो रहा है। अगर हम इन मॉस्किटो को दूर कर दें तो जो पर्सन है उसमें डेंगू वायरस के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाया है, तो मेरे पास जो वजह है इस मसले की वो मुझे पता लगी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन से। दूसरा तरीका यह हो सकता है, जैसे मैं इस मसले को स्टडी कर रहा हूं, दुनिया में और भी तो साइंटिस्ट होंगे ना जो ये काम कर रहे होंगे, वो भी अपनी अपनी कम्युनिटी में ये मसला फेस कर रहे होंगे और उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहे होंगे। तो मुझे उनकी स्टडी से भी हेल्प मिल सकती है बजाय इसके कि मैं सिर्फ अपने ही नॉलेज तक लिमिटेड रहूं। तो जब भी आप किसी मसले का वजह बताते हो, कॉज बताते हो, और वो आपको आपकी ऑब्जर्वेशन से या प्रीवियस नॉलेज से पता लग रही होती है और आप उससे रिलेटेड एक लॉजिकल और टेस्टेबल स्टेटमेंट देते हो। ये जो लॉजिकल और टेस्टेबल स्टेटमेंट है ना, ये हमारा हाइपोथेसिस होती है। टेस्टेबल इसलिए कि अभी हमने इसे टेस्ट करना है, टेस्ट किया नहीं है। जो चीज बच्चे ध्यान में नहीं रखते, आप अक्सर देखोगे कि कुछ जगहों पे आपको मिलेगा कि ये एक इलॉजिकल स्टेटमेंट होती है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। ऐसा नहीं है। हाइपोथेसिस के बारे में आप ये नहीं कहोगे कि ये एक इलॉजिकल सी स्टेटमेंट है, इसकी कोई भी सेंस ही नहीं है। आप जब भी हाइपोथेसिस बना रहे होते हो तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन से जितना लॉजिकल हो सकता है उतना लॉजिकल रहते हुए वो हाइपोथेसिस बनाते हो। अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि मॉस्किटो बाइट की वजह से मैं देखता हूं कि पेशेंट में डेंगू फीवर होता है और मैं मॉस्किटोस को अगर किल करूंगा तो हो सकता है डेंगू केसेस कम हो जाए, तो ये कोई इलॉजिकल बात तो नहीं है ना। मैंने जो ऑब्जर्व किया उसको लॉजिकली आपके सामने प्रेजेंट किया। तो अगर आप कहीं ये देखो कि आपके पास हाइपोथेसिस एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है तो वो उसने गलत डिस्क्राइब किया होता है। आपने कहना है कि हाइपोथेसिस जो है ये लॉजिकल स्टेटमेंट होती है और ये टेस्टेबल होती है, आप इसे एक्सपेरिमेंट से सही या गलत साबित कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने सिनेरियो में अगर देखें तो मैं अगर हाइपोथेसिस बनाऊं अपने सिनेरियो में तो मैं कहूंगा डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और वो जो वायरस है ना उसे एक मॉस्किटो ट्रांसफर करता है। ये मेरा हाइपोथेसिस है जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाया है। अब जो हाइपोथेसिस होता है इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खुसूसियात होती हैं एक अच्छे हाइपोथेसिस की। वो करैक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारा जो हाइपोथेसिस है ये सिंपल होना चाहिए। ये देखो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, वायरस की वजह से हो रहा है और वायरस ह्यूमन बॉडी में मॉस्किटो की वजह से आ रहा है, कोई इसमें कंप्लेक्सिटी नहीं है। सिंपल होगा, क्लियर होगा, टेंटेटिव आइडिया होगा।
टेंटेटिव कहते हैं जिस चीज को आपने अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया, अभी हमने एक्सपेरिमेंट करना है, हमें नहीं पता ये चीज ठीक हो सकती है, एंड मुमकिन है ये चीज गलत हो सके। चूंकि टेंटेटिव है इसलिए हम कहते हैं कि जो अच्छा हाइपोथेसिस होता है ना, ये टेस्टेबल होता है और फाल्सिफाएबल होता है। आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं और एन मुमकिन है कि जब आप एक्सपेरिमेंट में इस पे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो ये गलत साबित हो जाए। गलत साबित होगा तो भी आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा ही होगा कि ये जो आपने मेथड किया है दोबारा ये नहीं करना, आप किसी और नई चीज की तरफ तवज्जो दो। तो ये आपके पास एक अच्छे हाइपोथेसिस के वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने हाफ मेथड्स जो हैं वो पढ़ लिए। अगला हमारा मेथड है हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। आज हम अपने लेक्चर को यहीं तक महदूद करेंगे, ठीक है। एक, दो और तीन, आगे जो आपके तीन स्टेप्स हैं, रिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन और रिजल्ट्स, ये इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसी से एक और एसएलओ भी मुंसलिक है, हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ वाला। कोशिश करेंगे अगर ये कवर हो जाए तो उसको भी स्टार्ट कर दें, नहीं तो फ्राइडे को इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी, और जब मैं कहता हूं बायो में कोई टॉपिक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसका ऑब्वियस मतलब होता है कि वो शॉर्ट और एमसीक्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन हो यहां तक? अभी यहां जितना सुना उतने में से जो रह गया वो आज ही वीडियो देख के कल मुझसे पूछना। हाँ जी नूर, इंटरनेट चले जाते हैं कभी बार बार लाइट चली जाती है। क्या करें, वापडा में लग जाएं? बार बार चली जाती है। चलो एक आधा दिन है, होप सो डेली बेस पे नहीं होगी ये चीज। आपके पास शाम तक वीडियो लिंक आ जाएगा, अच्छे से देखो और साथ ही वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को भी देखो। नूर, अनीक, कोई क्वेश्चन? सर नेहा ये को ग्रीन मॉस्किटोस होते थे उनका नाम क्या होता है? दोबारा बोलो, नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। जिन मॉस्किटोस की वजह से डेंगू होता है उन मॉस्किटोस को हम क्या कहते हैं?